Students, so in the last lecture we have discussed about the how to calculate the edges in terms of the radius of the sphere that we have seen, and we have seen the close packing in 1 dimension, 2 dimension, ये पूरा कर लिए थे। 3 डायमेंशन में हम सिर्फ किए थे कि अगर हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैक है, 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैक है और उससे अगर हम 3D क्लोज पैक बनाएंगे तो हमारे पास कैसा आएगा, सिंपल क्यूबिक लैटिस आएगा, और उसमें जो प्रिमिटिव सेल बनेगा वो क्या बनेगा, सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव सेल बनेगा। अब हम दूसरा देखते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। ठीक है, सो अगर ये वीडियो देखने से पहले जो मैंने लिंक भेजी, अगर आप उसको देख लोगे तो विजुअलाइज करना आपको ईजी हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये ऑल 3D है, पूरा विजुअलाइज करने का है। तो जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, विजुअलाइज नहीं कर पाओ कैसे किस तरीके से एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर जा रहा है, समझना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर है 2D, है ना। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर 2D में क्या होता है, इस तरीके से पहले तो सिंपल एक 1 डायमेंशन लेते हैं हम लोग, है ना, और इसके जो ग्रूव्स हैं उसमें हम क्या रखते जाते हैं, दूसरी लेयर इस तरीके से दूसरे बॉल्स रखते जाते हैं एक के ऊपर एक। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिलता है, हेक्सागोनल। ठीक है, और जो थर्ड होगा इसमें वो क्या होगा, एग्जैक्टली इसके जैसा ही होगा। ठीक है, तो इसमें कैसा बनता है, ए बी टाइप का बनता है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर सेकेंड लेयर रखेंगे। ठीक है, अब सेकेंड लेयर कहाँ रख सकते हैं, देखो यहाँ पर एक आपको ए टाइप का भी मिल रहा है वॉइड, और ये बी टाइप का भी वॉइड मिल रहा है। दोनों एक जैसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, पर 2 अलग अलग रो में वॉइड है, एक इस रो में वॉइड है, एक इस रो में वॉइड है। वैसे एक यहाँ पर भी वॉइड है और एक यहाँ पर भी वॉइड है, इसको थोड़ा सा। ठीक है, तो अब हमको इसके ऊपर रखना है हेक्सागोनल वाला ही, ऐसे ही सिमिलर टाइप का दूसरा ऊपर में रखते जाना है। ठीक है, तो या तो मैं इसको पैक करने के लिए यहाँ रखूँ, या फिर मैं इसको पैक करने के लिए यहाँ रखूँ बॉल्स, है ना। बॉल्स यहाँ रख सकती हूँ, या फिर बॉल्स यहाँ रख सकती हूँ बी में। ठीक है, सो मैंने बॉल्स कहाँ रखे हैं, बी में बॉल्स रख दी इस तरीके से। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे बॉल रख दिए, ये पहला लेयर था, उसके ऊपर और बॉल्स रख दिए। ठीक है, तो ऐसे जब यहाँ पर 4 बॉल्स रख दिए मैंने, आप लाइन से और बना लेना ऐसा सिंपल, मैंने सीधा दिखाने के लिए बना दिया है। आप अपने बुक में भी देखेंगे तो ये डायग्राम बना हुआ है, मैंने वहीं से ही बनाया है 1.20। ठीक है, दिख रहा है सबको 1.20, तो उसी टाइप को बनाने की कोशिश करी है मैंने, एग्जैक्टली तो नहीं बन पाया, फिर भी से ट्राई किया। ठीक है, सो आप देखोगे यहाँ पर 2 टाइप के वॉइड्स बनते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैक में लेयर में 2 टाइप के वॉइड्स बनेंगे। एक टी टाइप का होता है जिसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, एक बनता है ओ टाइप का जिसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, अभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे बना, देखो ये एक बॉल है नीचे की तरफ, उसके ऊपर ये 3 बॉल है, तब हमको क्या मिला है, टेट्राहेड्रल वॉइड बना है। नीचे एक है और ऊपर 3 है। ठीक है ना, आप इसको खुद भी कर सकते हो, नीचे एक रखा है ऊपर 3 ऐसे रख दो, तो बीच में एक वॉइड मिलेगा आपको, है ना। उस वॉइड को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। कैसा है, इस तरीके से 3 है, इसके ऊपर एक और रखा हुआ है, तो यहाँ बीच में क्या मिला हमको, वॉइड मिला है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन वॉइड। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन क्यों बोल रहे हैं, देखो आप इन सबको ना, ये 3 है और एक ये ऊपर है ना, ऐसे 3 नीचे बॉल है, एक ऊपर है, सबको ऐसे कनेक्ट करो और नीचे से भी कनेक्ट करो, तो क्या मिलेगा आपको, एक टेट्राहेड्रॉन मिलेगा। ठीक है, उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। ठीक, ये तीनों को आपस में कनेक्ट किया और इसको फिर ऊपर वाले से कनेक्ट किया, तो आपको इस तरीके से टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर मिलता है। सो दिस इज टेट्राहेड्रॉन वॉइड। ठीक है, दूसरा जो वॉइड मिल रहा है वो ऑक्टाहेड्रॉन मिल रहा है। अब ये ऑक्टाहेड्रॉन कैसे मिल रहा है, देखो नीचे 3 बॉल है और ऊपर भी 3 बॉल है, दिख रहा है ना। सो 3 बॉल के ऊपर 3 बॉल हैं, तो उसके बीच में कोई ना कोई स्पेस रहेगा, वो क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, 3 बॉल है और उसके ऊपर फिर से 3 बॉल हैं, तो बीच में जो आपको एक वॉइड मिल रहा है ना, नीचे ऐसे 3 है। ठीक है, उसके ऊपर 3 और हैं, बीच में 6 है, ऊपर नीचे 3, कैसे भी बना दो, ऐसा बना दो, जैसा भी हो, ऐसा 3 है, उसके ऊपर ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वॉइड मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रॉन वॉइड। ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल।
स्टार टाइप का रहेगा, आपको नीचे के 3 है ऊपर के 3 है, सबको कनेक्ट करेंगे आपस में तो कैसा बन जाएगा, वो स्टार टाइप का बन जाएगा। तो ये जो है ऑक्टाहेड्रॉन वॉइड है और ये टेट्राहेड्रॉन वॉइड। इसमें इंपॉर्टेंट बात जानने की ये है कि नंबर्स कितने होते हैं। किसी भी अगर मेरे पास यूनिट सेल है तो यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन वॉइड होंगे, कितने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रॉन वॉइड होंगे। तो अगर मेरे पास एक क्लोज पैकिंग है, ठीक है, कोई क्लोज पैकिंग है 3 डायमेंशन, तो उसमें सपोज n नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है, एक क्लोज पैकिंग है जिसमें मेरे पास n नंबर ऑफ एटम्स है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रॉन वॉइड जो होता है इट इज़ 2 × n होता है और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन वॉइड होता है n, ठीक है। सो अगर मेरे पास let the number of atoms in close pack n है, ठीक है, स्फीयर, क्लोज पैक्ड स्फीयर, ये नंबर ऑफ एटम्स ही लिखा है ना, नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर से, सॉरी, लेट द नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड स्फीयर्स, ठीक है, कितने स्फीयर क्लोज पैक में है, n स्फीयर्स हैं। सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन लिख लो भाई, ये सब बना, इसको बना लेना घर जाके, है ना। ये सारे डायग्राम जो है 3 के ऊपर क्या है 1 है, तो क्या बनेगा टेट्राहेड्रॉन वॉइड। 3 के ऊपर अगर 3 बॉल्स हैं तो क्या बनेगा ऑक्टाहेड्रॉन, बॉल्स या फिर स्फीयर बोलो, जैसा भी हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन वॉइड्स कितना होता है, n ही होता है, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रॉन वॉइड कितना होता है, वो 2 × n। क्योंकि अगर ये पता होगा तो आगे हम लोग ना इसका यूज़ न्यूमेरिकल बनाने के लिए करेंगे, ठीक है। कंपाउंड का फॉर्मूला निकालने के लिए हम यही देखेंगे, कितने ऑक्टाहेड्रॉन वॉइड है, कितने टेट्राहेड्रॉन वॉइड है। सपोज हमको दिया हुआ है कि 10 एटम्स हैं, है ना, किसी स्फीयर में 10 एटम्स हैं, किसी क्लोज पैक में 10 एटम्स हैं, तो उसमें कितने वॉइड होंगे, कितने टेट्राहेड्रॉन वॉइड होंगे, कितने ऑक्टाहेड्रॉन होंगे, और टोटल वॉइड कितने होंगे निकालना है। सो टोटल वॉइड कितने हो जाएंगे 3n, है ना, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ वॉइड पता चल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी क्लोज पैक स्ट्रक्चर है उसमें क्या हो सकते हैं, ऑक्टाहेड्रॉन वॉइड भी होते हैं और टेट्राहेड्रॉन वॉइड्स भी होते हैं, ठीक है। और टोटल वॉइड्स कितने होते हैं 3n। तो टोटल वॉइड्स अगर पूछे कभी एग्जाम में तो कैसे निकालेंगे, वो 3 × n, वेयर n इज द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर, टोटल वॉइड। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने फर्स्ट लेयर रख दी, सेकेंड लेयर रख दी, अब इसके ऊपर हम क्या रखेंगे, थर्ड लेयर। अब थर्ड लेयर में या तो हम टेट्राहेड्रॉन वॉइड्स के ऊपर स्टैकिंग करते जाएंगे या फिर ऑक्टाहेड्रॉन के ऊपर, ठीक है। जब हम टेट्राहेड्रॉन वॉइड्स के ऊपर रखते जाएंगे बॉल्स को, ठीक है, आप अपनी बुक में देखिए 1.20 में जितने भी टेट्राहेड्रॉन वॉइड्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर अगर हम स्टैकिंग करेंगे तो एक अलग टाइप का क्लोज पैक स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। और जितने भी ऑक्टाहेड्रॉन वॉइड्स हैं उसको अगर आप कवर करते जाओगे तो हमको दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, क्लोज पैकिंग मिलता है। तो जब हम सिर्फ टेट्राहेड्रॉन वॉइड्स को ही कवर करते जाते हैं, थर्ड लेयर में हम क्या रखते जा रहे हैं, सिर्फ टेट्राहेड्रॉन वॉइड्स पे ही क्या रखते जा रहे हैं, ऊपर ऊपर स्फीयर रखते जा रहे हैं, तो हमको मिलता है SCP स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर मिलता है, SCP स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। तो कैसा होगा, थर्ड लेयर हमने कर रहे हैं, थर्ड लेयर यूज कर रहे हैं, इसमें क्या है, कवरिंग दी टेट्राहेड्रॉन वॉइड्स, ठीक है, हम इसको कवर कर रहे हैं। सो इसमें क्या होता है, AB टाइप का अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है, AB टाइप का अरेंजमेंट, मतलब पहला लेयर A टाइप का होगा, दूसरा लेयर B टाइप का होगा, तीसरा लेयर फिर से A टाइप का होगा, चौथा लेयर फिर B टाइप का होगा। तो इस तरीके से AB टाइप के लेयर्स बनते जाते हैं और इसमें हमको मिलता है SCP पैकिंग। SCP मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर मिलता है।
डायग्राम बनाने नहीं आएगा आपको, है ना, पर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। कैसे आएंगे वो बाद में बताते हैं। तो जैसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का है, एससीपी का जो स्ट्रक्चर है आपको दिख रहा है कि पहले इस तरीके से 6 बने हुए हैं स्फीयर, पांच ही बने क्या मेरे से, एक और स्फीयर छूट गया। या फिर इसको सिंपल ऐसे ही ड्रॉ कर दो, ठीक है। इसके हर एक उस पे क्या होंगे, एक एक स्फीयर्स आयन या पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, इस तरीके से ट्रायंगुलर वाला होगा और उसके बाद फिर क्या होगा, हेक्सागोनल होगा। तो इससे हमको क्या मिलता है, टोटल एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिलेगा, एससीपी। इसलिए इसको क्या नाम दिए हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। इन सबको आप अरेंज करोगे तो यू विल सी अ काइंड ऑफ हेक्सागोनल पैकिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें मैग्नीशियम और जिंक जो है, मैग्नीशियम और जिंक, इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, मैग्नीशियम क्रिस्टल और जिंक के जो क्रिस्टल्स हैं उनमें इसी टाइप की पैकिंग होती है। किस टाइप की, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कवरिंग दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो 1.20 में फिर से देखते हैं, जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं अब हम उसके ऊपर बॉल्स रखते जा रहे हैं, स्फीयर रखते जा रहे हैं, या एटम्स या आयंस जो भी है वो सब रखते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमको किस टाइप का मिलता है, इस केस में हमको मिलता है FCC टाइप का क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो कवरिंग दी octahedral voids, इससे हमको क्या मिले, इसमें होता है ABC टाइप का अरेंजमेंट, मतलब तीनों लेयर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, फिगर 1.22 में दिख रहा है आपको। पहले A है जिसमें 6 बॉल्स हैं, फिर उसके ऊपर B है जिसका 3 बॉल्स हैं बट उनका अरेंजमेंट अलग है, फिर C पैटर्न है उसमें बॉल का अरेंजमेंट अलग है, दिख रहा है आपको। सो ABC टाइप का पैटर्न होता है। इसमें हमको इसमें मिलता है FCC, मतलब फेस सेंटर्ड क्लोज पैक, ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैक, ठीक है। तो FCC क्या हो गया, फेस सेंटर्ड क्लोज पैक स्ट्रक्चर, या फिर इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और ये होता है क्यूबिक क्लोज पैक। तो ये दो टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉपर है, ठीक है। जो कॉपर होता है उसका इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उनमें इन्हीं टाइप का FCC या फिर CCP टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो FCC बन रहा है मतलब क्या होगा, FCC फेस सेंटर्ड है मतलब एटम्स कहाँ होंगे, कॉर्नर्स में होंगे, और हर एक फेस में भी क्या होगा, एक एक एटम होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम इन दोनों का पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, FCC का और SCP का। तो दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी, FCC की बात करूं या SCP की बात करूं, दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है, ठीक है। और इसमें इनका दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, ठीक है। एक जो एटम है वो 4 जो है उसकी नेबरिंग एटम को टच करता है, 12 नेबरिंग एटम को टच करता है। तो दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 12 है। कभी कभी 1-2 नंबर में यही आ जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ करके, ठीक है। सो दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। सो आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, उसके बाद फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड और नंबर ऑफ वॉइड देखते हैं। क्या चीज़, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, दोनों का 12 है। हाँ, नीचे 3 ऊपर 3। मैम तो ऑक्टाहेड्रल 6 है तो टेट्राहेड्रल दोनों का ही 12 है। आप अभी वो फिगर देखें ना, पिक्चर देखें ना, उसमें आप देखना, उसको फिर से देख लेना एक बार।
उसमें जब आप 3D में देखोगे ना तो दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएंगे, 12 आएंगे। एक बार उस वीडियो को, हाँ नीचे 3 है ना, तो टोटल 12 है उसमें भी। देखो ना बीच का वाला देखो, बीच वाले में देखो उसमें 12 आएंगे आपको। तो एक बार उस वीडियो को देखो, उसमें आपको पूरा बताया उसने कि किस तरीके से 12 आ रहा है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि मुझे इसमें ब्लैक बोर्ड में 2D में वो 3D को विजुअलाइज करना मुश्किल हो जा रहा है। तो एक बार उस वीडियो में आपको दिख जाएगा बहुत ईजिली कि किस तरीके से 12 आया है। ठीक है, उसमें बताया भी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। तो पहले देखेंगे, लिखो हेडिंग डालो, पैकिंग एफिशिएंसी इन CCP और एंड SCP स्ट्रक्चर, CCP एंड SCP स्ट्रक्चर। सो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय दी पार्टिकल्स। ठीक है, यूनिट सेल में कितना परसेंट जो है पार्टिकल्स ने फिल कर रखा और कितने वॉइड हैं आप उससे पता लगा सकते हो। तो हमने पहले निकाल चुके थे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक लेटिस। तो फॉर्मूला क्या लिखे थे पैकिंग एफिशिएंसी का, Z इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 atom in a unit cell upon total volume into 100 into 100। ठीक है, तो FCC के केस में Z कितना होता है, फेस सेंटर्ड है ना ये, CCP या FCP दोनों एक ही होता है, CCP बोलो या FCC बोलो दोनों ही एक ही चीज़ है। कितने होते हैं FCC में, कॉर्नर में 8 होंगे तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 1/8, 8 इंटू 1/8, और फेसेस हैं 6 फेस में 6, और एक फेस को 2 वो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो 6 इंटू हाफ, तो टोटल 3 + 1 4। इसको रट्टा हो जाना चाहिए, अब तक तो रट्टा हो जाना चाहिए। FCC मतलब 4, BCC मतलब 2 है ना, और सिंपल है तो 1। सो नंबर ऑफ Z जो है इसमें क्या हो जाएगा 4। वॉल्यूम ऑफ 1 एटम इन यूनिट सेल, तो एटम जो है स्फेरिकल शेप में है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाँ 4/3 πr³। और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, A³ है ना। A और R में मैंने बताया था FCC के केस में A और R में क्या रिलेशन है, कल लास्ट क्लास में कराया था। A = 2 × √2R, पक्का, स्मॉल r, ठीक है, 2 √2R। ठीक है, ये वाला कल डेरिवेशन हम कर चुके हैं। ये A कैसे आता है सबको पता है। अब सिंपल हम इसमें रख देंगे,
इंटू 100, मैं भूल गई यहाँ पर, इंटू 100। तो इसको पूरा आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 74%। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी इसी में होती है सीसीपी के केस में, ठीक है। तो कौन सा मोर एफिशिएंट पैकिंग है, सीसीपी या फिर एससीपी, ये दोनों क्या है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट पैकिंग इन्हीं में होती है, वॉइड्स कम होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आखिरी निकालेंगे एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर बीसीसी टाइप की स्ट्रक्चर है तो क्या उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर बीसीसी। तो सेम फॉर्मूला यही लिखेंगे, है ना। कहाँ चेंज आएगा, Z में और A की वैल्यू में। Z क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स बीसीसी में 2, है ना, और A और R के बीच क्या रिलेशन होता है, उस केस में निकाले थे हम लोग 4R/√3। तो बस यहाँ पर वही वैल्यू रख के आप पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे सब। तो दिस इज़ योर होमवर्क कि आपको निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। इसमें भी सिंपल फॉर्मूले से सीधा क्या होता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल। सो डेंसिटी मतलब वो कितना घना है कोई भी यूनिट सेल। अगर डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब उसकी पैकिंग क्या हुई है, बहुत ही एफिशिएंटली हुई है। अगर डेंसिटी कम है मतलब नंबर ऑफ एटम्स उसमें कम है, स्पेस कम घिरा हुआ है उसके अंदर, है ना, वॉइड्स ज़्यादा है। तो डेंसिटी कम है मतलब उसमें पैकिंग जो एफिशिएंटली नहीं हुई है, और डेंसिटी ज़्यादा है मतलब अच्छे से पैकिंग हुई है। इसलिए हम क्या निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। अब किसी भी चीज़ की डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं डेंसिटी बताऊं बोलूं तो क्या होगा, मास ऑफ यूनिट सेल होगा डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक, अब मास, सबसे पहले हम बात करते हैं मास ऑफ यूनिट सेल की। कैसे निकालेंगे यूनिट सेल का मास। सो मास हम निकालेंगे, एक्चुअली यूनिट सेल का मास किसकी वजह से होता है, उसके एटम्स की वजह से, है ना। अगर किसी भी यूनिट सेल के मास की बात करें मतलब उसमें जो एटम्स हैं उनका स्ट्रक्चर, क्योंकि यूनिट सेल जैसा कुछ नहीं होता है, वो हम क्या करते हैं, जो स्फीयर्स हैं, स्फीयर्स को हम इस तरीके से क्या कर देते हैं, एक ज्वाइन कर देते हैं, तो यूनिट सेल स्ट्रक्चर बन जाता है ना। अगर कोई स्फीयर है और इस तरीके से उनका अरेंजमेंट है तो हम क्या करेंगे, इसके सेंटर को इस तरीके से मार्क कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक यूनिट सेल मिल जाएगा, ठीक। तो ऐसा कोई यूनिट सेल जैसा होता नहीं है, हम उसको इमेजिनरी बनाते हैं कि इस तरीके का यूनिट सेल होगा। तो यूनिट सेल किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। तो जो यूनिट सेल में एटम्स है वही उसका मास डिसाइड करेंगे। तो यूनिट सेल का मास होता है Z, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, और एटम का मास का ऑफ द एटम, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है, मास ऑफ एटम, मास ऑफ ईच एटम, हर एक एटम का कितना मास है, तो ये हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल। अब एक एटम का मास कैसे निकालेंगे, हम जो मोलर मास पढ़ते हैं, मोलर मास मतलब क्या होता है, एक मोल का मास। अगर मैं बोलती हूँ कि सोडियम का मोलर मास 23 है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक मोल सोडियम एटम का मास कितना है, 23। पर यहाँ मुझे हर एक एटम का मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 12 नहीं करेंगे। देखो
मैं अगर मोलर मास बोलती हूँ इसका मतलब है 1 मोल ऑफ, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ एटम्स हैं तो उसका मास कितना बराबर होता है उसके मोलर मास के बराबर। ठीक है, इतना क्लियर है ना। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं, मतलब 6.602 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास कितना होता है? एटम्स होगा हमारा किसके बराबर होगा? मोलर मास के बराबर होगा, है ना। दिस इज एवोगैड्रो नंबर। सो एक एटम का मास कितना होगा? ये तो इतने एटम का मास है, इसको डिवाइड कर देंगे, करेंगे कि नहीं? तो हमको एक एटम का मास मिल जाएगा। तो सीधा मैं लिख रही हूँ मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पर Na क्या है? ठीक, तो ये हमको मिल गया मास ऑफ ईच यूनिट सेल। ठीक, अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ईच यूनिट सेल क्या हो जाएगा? हम यूनिट सेल है तो क्या मानते हैं? क्यूब मानते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा? A क्यूब अब सारी वैल्यू यहाँ पर रख दो। डेंसिटी को मैं D से शो कर रही हूँ, कैपिटल है कि स्मॉल है, ऐसा कुछ बताया नहीं। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इसको मैं स्मॉल d से डिनोट करती हूँ। ठीक है, सो मास ऑफ यूनिट सेल मैं क्या लिखूँगी? कैपिटल Z इंटू m बाई Na इंटू A क्यूब। So this is the formula for density of a unit cell. So अपने बुक से ना एग्जाम्पल 1.5 और 1.4 आप देखेंगे, बहुत इजी एग्जाम्पल है। मैं पढ़ रही हूँ एग्जाम्पल 1.4, पेज नंबर 23 में है मेरे में। एग्जाम्पल 1.4, एक्स-रे डाइफ्रैक्शन स्टडीज शो दैट कॉपर crystallizes in an FCC unit cell with the cell age of 3.608 into 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो ये सेल का एज है। सेल का एज मतलब क्या है? ये A। सेल का एज मतलब क्या है? वो क्या गिवन है आपको? A गिवन है। अब ये सेंटीमीटर है में है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। ठीक है, तो सबसे पहले A गिवन है, A सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। नहीं, इसमें सेंटीमीटर में को मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेंसिटी भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है ना। कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव अ डेंसिटी ऑफ 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी गिवन है D, और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही है, तो सारी यूनिट सेंटीमीटर में है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। हमको कैपिटल M बताना है। क्या बताना है? कैपिटल M। FCC है तो Z पता चल जाएगा। FCC के केस में Z क्या हो जाएगा? 4। D दिया हुआ है ना, आपको A भी गिवन है। ठीक, सब पूरा वैल्यू पुट करेंगे और M निकाल लेंगे, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.5, सिल्वर फॉर्म्स CCP लैटिस। अगेन CCP और FCP एक ही होते हैं, FCC एक ही होते हैं। CCP है मतलब Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एन एक्स-रे स्टडीज of its crystals show that the edge length of its unit cell is 108.6 picometer। तो ये अच्छा 408.6 पिकोमीटर। तो ये क्या हो गया आपका? हाँ, तो ये आपका एज दिया हुआ है A। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, आपको D निकालना है। आपको एटॉमिक मास दिया है 107.9 U। इसको मोलर मास करेंगे तो ग्राम हो जाएगा, है ना, पर हमको क्योंकि सारी यूनिट हम मीटर में ले रहे हैं, तो इसको क्या किलोग्राम में लेंगे। तो ग्राम है उसको किस में चेंज करेंगे? किलोग्राम में। दिख रहा है ना आपको? मोलर मास जो था ग्राम में, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है?
किलोग्राम में। ठीक है क्या, कोई डाउट है इसमें? ठीक, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये दोनों, 1.4 और 1.5। ठीक है, डेंसिटी निकाल लेना है यहाँ पर। ये किलोग्राम में आया, उसको उसने फिर से ग्राम में कन्वर्ट किया। आप नहीं भी करोगे तो चलेगा एग्जाम में। ठीक है, आप सिर्फ किलोग्राम तक ही आंसर ला लोगे तो भी सही है, या फिर आप ग्राम में ही पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो भी चलेगा, और उसको ग्राम में ही रहने दो, 107.9 ही रहने दो, ग्राम को किलोग्राम में चेंज मत कर। सो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बना रहे हैं। अगर ग्राम रख रहे हैं तो सारी यूनिट क्या रखना पड़ेगा, ग्राम, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में। अगर आप किलोग्राम कर रहे हो तो सारी यूनिट को क्या रखना पड़ेगा, किलोग्राम, मीटर, इस तरीके से। MKS और FKS, CPS क्या क्या होता था, CGI होता, क्या होता है, CGS और MKS, है ना। तो अगर आप सारा यूनिट CGS में रख रहे हो, मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, या फिर MKS में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, तो ये डिपेंड कर रहा है कि आप क्या यूज़ करोगे, CGS या फिर MKS। ठीक है, MKS रख रहे हो तो मीटर, किलोग्राम में सारी यूनिट होनी चाहिए, और CGS रख रहे हो तो सारा सेंटीमीटर या फिर ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हो गए। अब अगला जो बचा है इसमें, फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड, 1.6.1। टॉपिक नंबर है 1.6.1, पेज नंबर 18। अब आपको लग रहा होगा कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे मैं NaCl की बात करूं या AgCl की, या कोई भी ZnS होता है, इन सब का क्रिस्टल लैटिस कैसे बनता है। ठीक, तो क्या होता है ना कि जो एनायंस होते हैं, एनायंस बड़े होते हैं, ठीक है ना, तो एनायन जो बड़े होते हैं ना, वो क्या फॉर्म करते हैं, वो क्लोज पैक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक, एनायन क्या फॉर्म करते हैं, क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अब हमने देखा कि कोई भी क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ वॉइड्स होते हैं, तो जो कैटायंस होते हैं वो कैटायंस उन वॉइड में अपने आप को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अगर उनकी साइज, अगर कैटायन की साइज टेट्राहेड्रन वॉइड के बराबर है तो वो उसमें जाके फिट हो जाएंगे। अगर उनकी साइज बड़ी है, क्योंकि टेट्राहेड्रन जो वॉइड होता है ना वो छोटा होता है, तो अगर उनकी साइज़ छोटी है तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाके एडजस्ट हो जाते हैं। अगर उनकी साइज़ थोड़ी बड़ी है तो वो कहाँ जाके एडजस्ट हो जाते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। तो टोटल जितना भी वॉइड है उसको क्या कर लेते हैं वो लोग, यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो जनरली जो एनायंस होते हैं वो क्या बनाते हैं, क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाते हैं, SCP बना सकते हैं, CCP बना सकते हैं, और उनके वॉइड्स में कौन चला जाएगा, कैटायंस चले जाते हैं, क्योंकि उनकी साइज़ छोटी होती है। तो इस तरीके से क्लोज पैकिंग होती है। समझ में आ गया? तो अगर हमको किसी का पता है कि भाई कोई कैटायंस और एनायंस है, और हमको पता है कि उनका क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितने नंबर ऑफ वॉइड्स हैं, तो हम उसका फॉर्मूला बना सकते हैं उस कंपाउंड का। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कैसे हम किसी कंपाउंड का फॉर्मूला बना रहे हैं, अगर हमको पता है कि कौन SCP बना रहा है, कि कौन CCP बना रहा है, और कितने वॉइड्स हैं, कौन से वॉइड में कौन सा एनायन है। अगर ये सब पूरी जानकारी है हमको, तो हम उसका फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, दूसरा है नंबर ऑफ वॉइड्स। सो वॉइड्स जो है आपको पहले ही पता है कि कितने वॉइड्स होते हैं। अगर हमारे पास n स्फीयर्स हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर में, सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं 2n, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं n होते हैं। ठीक है, पर इनका लोकेशन क्या है ना, लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, इनका उस यूनिट सेल में उनका लोकेशन कहाँ पर होता है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो जनरली बॉडी सेंटर में होते हैं। बॉडी सेंटर मतलब क्या होता है, आप एक वो वाला सिरा लो, उसको उस कॉर्नर में जोड़ दो, उस वाले लास्ट वाले में, नीचे में, तो ये जो लाइन होगी ना उसको बॉडी डायगोनल बोलेंगे। और एक फेस डायगोनल होगा, मतलब फेस के उस एंड को इस एंड से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फेस डायगोनल। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर होते हैं, उस बॉडी डायगोनल में। एक स्फीयर वहाँ पर है, मान लो एक स्फीयर यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके बीच में कहीं पर आपको 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलते हैं। ठीक है, एक बॉडी डायगोनल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, 2। तो सोचो कितने बॉडी डायगोनल्स बनेंगे यहाँ पर,
4 बनेंगे भाई, एक वहाँ से यहाँ खींचो, एक यहाँ से यहाँ खींचो, एक वहाँ से यहाँ खींचो, एक वहाँ से यहाँ खींचो, 4 ही बनेंगे ना बॉडी डायगोनल। फेस नहीं बोली मैं, बॉडी डायगोनल बोली, बॉडी डायगोनल बोली ना, बॉडी डायगोनल, बॉडी मतलब उस वाले कॉर्नर से वो उधर वाले कॉर्नर को। तो 4 कॉर्नर है, नीचे भी 4 ऊपर भी 4, तो दोनों को आपको जोड़ना है, 4 लाइन की ज़रूरत है, 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे। एक बॉडी डायगोनल में कितने होते हैं? 2, तो टोटल कितने हो गए? 8, है ना। तो अगर मेरे पास FCC है, कोई FCC अरेंजमेंट है, तो उसमें टोटल कितने बॉडी डायगोनल होंगे? 8 बॉडी डायगोनल होंगे। ठीक, तो एक बार इसको डायग्राम से समझते हैं। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक, तो मैं एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ करूंगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये मेरे बॉडी डायगोनल है, इसी में ही होगा। अब यहाँ पर एक क्या होगा, मेरे पास एक एटम होगा और एक, क्योंकि FCP है तो एक यहाँ होगा, ठीक, इस फेस में, एक पीछे वाले फेस में, और एक इस ये वाले फेस में होगा कि नहीं? समझ रहे ना, ये ऊपर टॉप में है, ये वाला पीछे वाले में है और ये साइड वाले में है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे पढ़ा था हमने? एक बॉल होगा, उसके पीछे 3 बॉल होंगे, तब उसके बीच में क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल। तो वैसे ही है ना, ये एक बॉल है, ठीक है, तो और उसके पीछे 3 है, तो यहाँ पर कहीं पर क्या बनेगा? एक वॉइड बनेगा, और यहाँ पर वॉइड बनेगा, तो यहीं पर अगर कोई कैटायन होगा तो यहीं पर जाके वो क्या हो जाएगा? एडजस्ट कर लेगा। समझ रहे हैं वॉइड? वैसे यहाँ पर भी ऐसे ही एक वॉइड बनेगा, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर भी एक वॉइड कहीं पर बनेगा। सो एक बॉडी डायगोनल में कितने वॉइड्स बनेंगे? 2। ठीक है, वैसे यहाँ से यहाँ खींचोगे तो उसमें भी 2 बॉडी डायगोनल, 2 वॉइड्स बनेंगे। सो टोटल कितने वॉइड्स बन जाएंगे? 8। ठीक है, सो टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स हैं, दे आर फॉर्म्ड एट दी बॉडी डायगोनल। सो ये डायग्राम बना लो आप लोग, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा हमको? एक वॉइड मिलेगा, जिसका नाम क्या होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। आपकी बुक में भी है ये। सो टोटल कितने होते हैं? 8। और ये इनका पोजीशन क्या होता है? आप लिख लो, पोजीशन क्या है? एट दी बॉडी डायगोनल, है ना। कहाँ पर मिल रहे हैं ये लोग? बॉडी डायगोनल में। और टोटल नंबर ऑफ, मैं सीधा T और TV लिख दे रही हूँ, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन CCP कितना है? 8। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, कितने एटम्स होते हैं CCP में? टोटल 4। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं CCP में? 4 होते हैं। तो टेट्राहेड्रल क्या होता है? 2 into n होते हैं, तो 2 into 4 कितने हो गए? 8। समझ रहे हैं ना। तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं आप कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन CCP यूनिट सेल कितने हैं? 4 हैं, ठीक है ना। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होंगे? 2 into 4, 8। क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, है ना, कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? 2 into n। क्लियर हुआ क्या? लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल, या लोकेटिंग लिख लो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो
तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ना दो जगह मिलते हैं, एक तो बॉडी डायगोनल में मिलते हैं और एक एजेस में मिलते हैं, हर एक एज के सेंटर में, ठीक है। उसके लिए ना आप एज्यूम करो आप यहाँ बीच में बैठे हो, ठीक है। ऊपर एक बॉल है, नीचे एक बॉल है, इस फेस में एक बॉल है, इस फेस में एक बॉल है, इस फेस में टोटल 6 बॉल्स हैं और आप बीच में बैठे हो। कहाँ कहाँ बॉल है? फेसेस में, इस फेस में, इस फेस में, इसमें, ऊपर नीचे, टोटल 6 फेस है ना इस रूम में, और उसके बीच में आप बैठे हुए हो। तो वहाँ पर क्या सा वॉइड बन रहा है? ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या बनता है? 3 बॉल नीचे 3 बॉल ऊपर, उनके बीच क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनता है। तो सेंटर में बन रहा है ना, इस पूरे बॉडी के सेंटर में ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। वैसे ही यहाँ पर भी होता है, एक यहाँ पर बॉल है, एक यहाँ है, एक यहाँ एटम, एक यहाँ है, एक यहाँ, टोटल 6 एटम्स हैं। यस सर, बस ये आखिरी टॉपिक है। हाँ ठीक, टोटल 6 बनाने, एक इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका और एक सामने जो फेस है उसका सेंटर। तो ये बॉल अभी तो हम किसमें क्या एक पॉइंट में दिखाते हैं, लैटिस पॉइंट बनाते हैं, बट रियल में तो ये स्पेस बड़े होते हैं, एक दूसरे को टच करते होते हैं। तो ये सब एक दूसरे को टच कर रहा है, टच करने के बाद बीच में जो जगह बन रही है वहाँ पर क्या होगा? एक वॉइड होगा। कैसा वॉइड? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर एक वॉइड है, इन सारे ये जो एटम्स हैं, ठीक है, इनके बीच में ये वॉइड है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो कहाँ पर होता है? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर पे होता है। अब अगला कहाँ पर होगा? इसको बना लो डायग्राम। और ये होते हैं एजेस में। देखो एक कॉर्नर में, यहाँ पर एक आपको लेटेस्ट में यहाँ कॉर्नर में क्या मिलता है? ऐसे 2 एटम्स होते हैं, एक यहाँ होता है, तो यहाँ बीच में एक वॉइड होगा, ठीक है। अब जब इसका क्रिस्टल लैटिस देखोगे तो बीच में एक वॉइड मिलेगा आपको, यहाँ पर हर एक सेंटर के एज बीच में, हर एक एज के सेंटर में। आप उसको उस डायग्राम से भी समझ सकते हो। आप ना पीछे एक डायग्राम देखो फेस सेंटर का, फिगर नंबर 1.16 देखेंगे, बी वाला डायग्राम 1.16 बी। आपको वहां पर बहुत अच्छे से एज में एक वॉइड दिखेगा। 1.16 बी, आप कौन सा देख रहे हैं? 1.16, फिगर नंबर 1.16 बी दिखा सबको? आपको सेंटर में एक वॉइड दिख रहा है क्या? 2 सेंटर में, सामने में एटम है, उसके पीछे एक एटम है और वहां पर एक वॉइड दिख रहा है, दिखा? ये देखो ना, यहाँ पर एक वॉइड दिख रहा है कि नहीं? ब्लैंक वॉइड दिखा? इसी को हम क्या बोल रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। एक वॉइड है यहाँ पर, हर एक एज के बीच में वॉइड है कि नहीं? दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हर एक सेंटर के बीच में भी क्या होता है? एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। क्लियर हुआ? सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ लोकेशन उसका है? पहला तो है एट दी बॉडी सेंटर में ही होता है बॉडी के, और दूसरा जो लोकेशन है एट दी सेंटर ऑफ ईच एज। सो इसका लोकेशन अगर आपको बताना है तो एट दी बॉडी सेंटर, और दूसरा लोकेशन कहाँ पर है? सेंटर ऑफ ईच एज। पर ये जो सेंटर के एज में जो वॉइड है ना, इट इज शेयर्ड बाय दी 4 डिफरेंट यूनिट सेल। 4 यूनिट सेल उसी वॉइड को और क्या करते हैं? शेयर करते हैं। इसलिए अगर मैं टोटल इसमें कितने वॉइड्स हो जाएंगे? 12 एजेस हैं। 12 एजेस के कितने? 12 मिलेंगे मुझे वॉइड्स, मिलेंगे कि नहीं? 12 एजेस हैं तो 12 मुझे क्या मिल जाएंगे? वॉइड्स मिल जाएंगे।
पर एक वॉइड क्या हो रहा है, 4 यूनिट सेल में शेयर हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 1/4, तो ये कितना हो गया 3, ठीक है। और एक जो है बॉडी सेंटर है उसको तो कोई शेयर नहीं करेगा, वो उसी का ही रहेगा वॉइड, तो टोटल कितने वॉइड हो गए, टोटल 4 वॉइड्स है ना। टोटल नंबर ऑफ कितने वॉइड्स हो गए, 12 एजेस के 3 वॉइड्स। कैसे है समझ में है ना, ये जो है उसको 4 अलग अलग और शेयर कर रहे हैं क्यूबिक यूनिट सेल, इसी वजह से 12 × 1/4 कर रहे हैं और 3 आ जा रहा है। सो शो कैसे किया है उसने, सो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आप लिख सकते हैं 12 × 1/4 प्लस एक जो बॉडी सेंटर में है, तो टोटल कितने हो गए 4 वॉइड्स। तो ये शो कर रहा है, हमने क्या देखा था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ एटम्स, पढ़ा था ये। तो अगर ये FCC है तो FCC में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, 4 ही होते हैं, तो उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर होता है कितने वॉइड्स हैं और कितने ऑक्टाहेड्रल हैं और कितने टेट्राहेड्रल हैं, ठीक है। और उन्हीं वॉइड्स में ही क्या होंगे, कैटायंस जो हैं वो फिट होंगे और लेटिस बनाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। सो अगली क्लास में हम लोग इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं कि किस तरीके से हम कंपाउंड का फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक, वो पढ़ेंगे और डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक, ओके। सो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। जो जो होमवर्क है उसको करते जाएंगे और आपका टेस्ट है कल P ब्लॉक एलिमेंट में। ऐसे करते हैं ना, दोपहर को ही टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, आप लोगों का भी और उधर उन लोगों का भी ले लें, ठीक। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, ओके, थैंक यू।